Good morning everyone. This is Ashutosh Noth, your social science teacher. Today we are going to discuss about the key features of the Indian Constitution. In the last video, we can say that in the previous part, what we discussed about what is Constitution, when it was made, how it was made. Today we are going to discuss about its key features. So first of all, the main key feature of Indian Constitution, as I told you earlier कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसे लिखने में 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज लगे थे। अप्रोक्सीमेटली 300 पीपल ने इसके ऊपर वर्क किया और तब जाकर इतना बड़ा संविधान हमारा लिखा गया। अब इसकी कुछ क्वालिटीज हैं, कुछ फीचर्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फेडरलाइजर, कहता है फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरल स्ट्रक्चर, हमारे देश का एक फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर फ्रॉम सेंट्रल लेवल टू स्टेट लेवल, स्टेट लेवल टू लोकल लेवल। सो कहता क्या है, जहां पर मोर देन वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, जहां डिवीजन ऑफ पावर होता है सेंटर में, स्टेट में एंड लोकल में। कहने का क्या मतलब है, जहां कोई एक लेवल ना हो गवर्नमेंट का। बहुत सारे देशों में देखा होगा आपने, केवल प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर पावरफुल होते हैं, स्टेट के पास कोई पावर नहीं होती। इंडिया के अंदर क्या है, इंडिया में स्टेट भी पावरफुल है, सेंटर भी पावरफुल है और लोकल लेवल को भी पंचायती स्तर के ऊपर हमारे यहाँ कुछ पावर्स दी गई हैं। अब फेडरल स्ट्रक्चर के बेनिफिट्स क्या होते हैं? फेडरल स्ट्रक्चर का सबसे ज्यादा फायदा ये है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो बहुत सारे लीडर्स ने कहा कि देश के अंदर फेडरल स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों की डिमांड थी कि अगर देश के अंदर केवल सेंटर की चलेगी तो स्टेट का क्या होगा, तो लोकल लेवल का क्या होगा। अब फॉर एग्जांपल आपके गांव की सड़क टूटी हुई है, आप डायरेक्ट मोदी के पास तो नहीं जाओगे, तो आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे। तो इसलिए लोकल लेवल को भी पावर देनी बहुत ज्यादा जरूरी थी। बड़ी सिंपल सी बात है, फेडरलिज्म का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर फ्रॉम हायर लेवल टू द लोअर लेवल। फॉर एग्जांपल ये एक लैडर है, ये एक सीढ़ी है, और सीढ़ी में क्या है, सीढ़ी में क्या बनाया गया दोस्तों, सीढ़ी में बताया गया है कि सबसे ऊपर सेंटर है और नीचे क्या है, सेंटर के नीचे अपने सेंटर, देन स्टेट एंड लास्ट में लोकल लेवल को भी कुछ पावर दी गई। जैसे गांवों में मेले के ऊपर टैक्स लगा दिया, स्टेट की अपनी इनकम का कुछ तरीका होता है। अब कहता है पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेकंड फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है, वी वर द स्लेव ऑफ ब्रिटिशर्स। ब्रिटिश में पार्लियामेंट रूल था स्टार्टिंग से ही, जब वहां पर मैग्ना कार्टा आया था तब से वहां पर क्या था, बोलिए, पार्लियामेंट्री रूल। हम इनके गुलाम थे, तो हमारे देश में भी पार्लियामेंट स्ट्रक्चर आया। पार्लियामेंट स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि देश की जो सबसे बड़ी पावर है, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, वो जनता के द्वारा इलेक्ट किया जाए। तो जनता के द्वारा इलेक्ट, ये गारंटीज देता है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की, यानी कि जो लोग 18 या 18 से अबव हैं, दे कैन वोट। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ कास्ट, ऑन द रिलीजन, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी वोट और आपकी वोट, अगर आप 18 साल हो तो दोनों की एक बराबर मानी जाएगी, चाहे मेरी कास्ट कुछ हो, चाहे आपका धर्म कुछ हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये नहीं कि अगर एक व्यक्ति मोटा है तो उसकी वोट का वजन भी ज्यादा होगा, अगर एक पतला है तो उसकी वोट का वजन कम होगा, नहीं, सबकी वोट की वैल्यू बराबर होती है। वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, यही पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। पार्लियामेंट के जो लीडर्स होते हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से, दोनों तरीकों से हमारे द्वारा चूज किए जाते हैं। और हमारे देश का जो प्राइम मिनिस्टर है, डायरेक्ट इलेक्शन, हम वोट डालते हैं तब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं। क्लियर है भैया? इसमें डायरेक्ट रोल ऑफ सिटीजन होता है, नो डिस्क्रिमिनेशन, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ कास्ट, रिलीजन और सेक्स। नेक्स्ट है भैया थर्ड, सेपरेशन ऑफ पावर। कहता है सेपरेशन ऑफ पावर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पावर्स को सेपरेट किया गया है। गवर्नमेंट के 3 मेन ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में है, सिर है, आंख है, नाक है, सबका काम अलग अलग होता है, लेकिन सारे के सारे फिर जाकर एक जगह जुड़ जाते हैं। तो हमारे देश के भी अंदर सेपरेशन ऑफ पावर किया गया है। वो क्या है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। लेजिस्लेचर मेक्स द लॉ, एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट्स द लॉ एंड जुडिशियरी सेव द लॉ। ये 3 बातें याद रखना। लेजिस्लेटिव हमारे लिए कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव क्या करती है, उसको इंप्लीमेंट करती है, लागू करती है, और हमारी जुडिशरी वो देखती है अगर ये दोनों गलत है तो उसके ऊपर पाबंदी भी लगा सकती है। तो जुडिशरी और ये तीनों एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, तीनों एक दूसरे से, याद रखना, ईच ऑर्गन्स हैज डिफरेंट पावर
चेक द बैलेंस ऑफ पावर, कभी ये ज्यादा पावरफुल ना हो जाए, इसके ऊपर हुक्म ना चलाए, ये पावरफुल होकर इसके ऊपर हुक्म ना चलाए, इसलिए तीनों की पावर को अलग अलग डिवाइड किया गया है और आपस में ये चेक एंड बैलेंस करते हैं कोई कानून ठीक है या गलत। अभी थोड़े दिन पहले आपने ध्यान होगा एक नया कानून आया था CAA, बहुत सारे रिलीजन के लोगों ने उसका विरोध किया, तो ये मैटर कहां चला गया, जुडिशरी में, जुडिशरी ने उसे सही ठहराया। ओके, तो मतलब क्या है, चेक एंड बैलेंस, चेक द बैलेंस ऑफ पावर, पावर को चेक करती है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी आपस में सही काम कर रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स, इनके बिना कुछ नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। आपको घूमने का राइट, आपको मंदिर मस्जिद में जाने का राइट, कौन बताएगा आपकी पावर्स क्या है, कौन बताएगा कि गवर्नमेंट की पावर क्या है और कौन हमारी पावर को बढ़ाएगा, वो है फंडामेंटल राइट्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 के बीच में हमें 6 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड है। ओरिजिनल हमें 7 फंडामेंटल राइट्स थे, एक राइट्स और था राइट टू प्रॉपर्टी, वो बाद में खत्म कर दिया गया एक अमेंडमेंट्स के द्वारा। अब कहता है फर्स्ट राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 और 18 के बीच में आता है। दोस्तों थोड़ा डिफिकल्ट है समझना, 14 और 18, जब हम डिटेल से इसे लेसन क्लास में पढ़ेंगे तब आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगा जब आपके सामने बुक होगी। सो आर्टिकल 14 और 18 के बीच में राइट टू इक्वालिटी आता है। क्लियर, राइट टू इक्वालिटी का मतलब क्या है, बिफोर द आइज ऑफ लॉ, कानून के सामने सब समान है। जैसे आप एक फैमिली में रहते हो, आपके माँ बाप, आपके पेरेंट्स, आपके दादा दादी के लिए आप सब समान हैं, कोई फर्क नहीं है लड़का है या लड़की। तो इसी तरह से राइट टू इक्वालिटी भी क्या कहता है कि कानून के सामने सब समान है, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। किसी के बर्थ कहां पर हुआ, वो केरल में पैदा हुआ या हरियाणा में या जम्मू कश्मीर, इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। उसका धर्म क्या है, उसकी जाति क्या है, तो राइट टू इक्वालिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया गया है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 17 राइट टू इक्वालिटी में, जो खत्म करता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, खात्मा करता है छुआछूत का। ये क्या था, आज से 20-30 साल पहले बहुत ज्यादा था, आजकल नहीं है जात पात, तो उस समय किसी दूसरी जाति वालों के साथ भेदभाव किया जाता था, तो सरकार ने इसको बिल्कुल बैन कर दिया है कि हम किसी जाति के ऊपर कमेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम, हमारे पास 6 तरह की फ्रीडम है। राइट टू फ्रीडम का मतलब है यू कैन मूव इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, रिसाइड एनी पार्ट ऑफ इंडिया। आप भारत के किसी भी भाग में घूम सकते हो, आप भारत के किसी भाग में रह सकते हो, मकान बना सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, आप स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट है, बोल सकते हो। लेकिन इन सब में एक अपवाद भी है, अपवाद का मतलब होता है